चलिए आज फिर विजय ग्लोबल इंस्टीट्यूट पे करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं। जीवीएमसी और मास्को ने विशाखापत्तनम ने स्मार्ट मोबिलिटी और शहर विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मास्को की सरकार ने और विशाखापत्तनम ग्रेटर विशाखापत्तनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जीवीएमसी और मास्को की सरकार ने आंध्र प्रदेश में स्मार्ट मोबिलिटी, डिजिटल इनोवेशन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सतत शहरी विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में सुधार, भीड़ भाड़ को कम करने और विजाग मतलब विशाखापत्तनम में नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ाने के लिए शहरी गतिशीलता, यातायात प्रबंधन और स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकी को मास्को की विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखेंगे। ये समझौता ज्ञापन जो है विशाखापत्तनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मास्को सरकार के बीच में हुआ है, तो उसके फायदे क्या है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल से देखेंगे, है ना। यह समझौता भारत के स्मार्ट सिटी मिशन और व्यापक शहरी परिवर्तन पहल के अनुरूप है। मतलब भारत का जो स्मार्ट सिटी मिशन है और व्यापक शहरी परिवर्तन है उसकी जो पहल है उसके अनुरूप है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और ये कब शुरू किया गया? 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 25 जून 2015 को। इसके उद्देश्य क्या है? नागरिक अनुकूल, टिकाऊ और औद्योगिक सक्षम शहरों का विकास करना। क्या है? नागरिक अनुकूल, टिकाऊ और प्रौद्योगिकी सक्षम शहरों का विकास करना है। इसके जो मुख्य घटक हैं स्मार्ट शहर सिटी मिशन का, उसके मुख्य घटक क्या है? स्मार्ट गतिशीलता, ठीक है, और इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ई गवर्नेंस, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचा और डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं। जीवीएमसी के बारे में बात करेंगे। जीवीएमसी स्टैंड फॉर ग्रेटर विशाखापत्तनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये शहरी स्थानीय निकाय है जो विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। ये कौन कौन से कार्य करते हैं? जीवीएमसी ग्रेटर विशाखापत्तनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके कार्य क्या क्या है? शहरी नियोजन का काम है और सार्वजनिक परिवहन और सड़क बुनियादी ढांचा का इनका जिम्मेदारी है। जल आपूर्ति और स्वच्छता की जिम्मेदारी है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी है और स्मार्ट सिटी का जो है कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी है ना। इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या? व्हाट इज द इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम? तो इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या है? एक इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम परिवहन वो बुनियादी ढांचे के साथ साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को इंटीग्रेट करता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को जोड़ता है। अब इसके फायदे क्या क्या है? तो फायदे में देखिए, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। रियल टाइम, मतलब कभी कभी क्या होता है कि सिग्नल के लिए इधर से ऑन कर दिया गया बट सिग्नल डिस्प्ले जो है वो लेट हो रहा है, लेकिन जब स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल होगा तो रियल टाइम, इधर से सिग्नल हुआ नहीं कि वो एकदम दिखेगा, ठीक है। वास्तविक समय यातायात निगरानी, रियल टाइम जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल की बात है। मतलब कि डिजिटलाइजेशन, ट्रैफिक कंट्रोल में डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करना, एआई का इस्तेमाल करना, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और जो शहर के जो के लोकेशन होता है, के लोकेशन पे भीड़ ज्यादा हो जाती है तो उस भीड़ को कैसे मैनेज, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, बेहतर सड़क सुरक्षा और जो रोड सिक्योरिटी है, रोड सिक्योरिटी में भी ये डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल होगा और डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल होने के नाते रोड की भी सुरक्षा में इस्तेमाल होगा। ये बातें कहाँ के लिए चल रही है? ये बातें जो है
विशाखापत्तनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आंध्र प्रदेश का मास्को सरकार के साथ जो समझौता ज्ञापन हुआ है, वो विशाखापत्तनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीजों में टेक्नोलॉजी का सहयोग होगा। और उसके बाद कुशल सार्वजनिक परिवहन, जिससे कि सभी लोग आराम से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया से चल सके और इसमें ईंधन की कम खपत हो, उत्सर्जन कम हो, मतलब इको फ्रेंडली होना जरूरी है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम क्या है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय राज्य है और इसका लोकप्रिय नाम विजाग भी है। विशाखापत्तनम को बुलाने का जो नाम है वो विजाग है। कहाँ पे है? इसके नजदीक में जो तट है वो कौन सा तट है? बंगाल की खाड़ी का तट है। यहाँ पे जो प्रमुख बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम का बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापत्तनम शहर का महत्व क्यों है? क्योंकि वहां पे प्रमुख बंदरगाह शहर है और वहां पे इंडस्ट्रियल है और नौसेना का भी केंद्र है। ठीक है, अब परीक्षा का जो फोकस बिंदु है उस पे हम चर्चा करेंगे। परीक्षा का जो फोकस बिंदु है, समझौता ज्ञापन में कौन कौन से भागीदार हैं? तो ग्रेट विशाखापत्तनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मास्को सरकार, दोनों लोगों ने मिलकर के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कौन सा शहर इसमें इंक्लूड किया गया है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम को विजाग भी कहते हैं। ठीक है, अब किस पे फोकस है? स्मार्ट मोबिलिटी पे और डिजिटल सिटी डेवलपमेंट पे। ठीक है, और संबंधित योजना क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन की योजना है। स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया? तो स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च किया गया। इसका जो नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। प्रासंगिक संविधान संशोधन इसमें कौन सा किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है ये। इसकी जो प्रासंगिक अनुसूची है कौन सी है? तो 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में क्या आता है? शहरों का विकास। ठीक है, अब इसके बाद अगले पे चलते हैं। एचडीएफसी बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत और बचत खातों के लिए मैक्स लॉन्च किया। ठीक है, एक वेरिएंट है खाता खोलने का, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए और महिलाओं के लिए। तो एचडीएफसी बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की विशिष्ट वित्तीय और स्वास्थ्य देखभाल, जीवन शैली और बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रमशः 2 नए अनुकूल बचत खाता वेरिएंट, सेविंग मैक्स फॉर सीनियर्स और सेविंग मैक्स फॉर हर। देखिए, सेविंग मैक्स फॉर सीनियर, सेविंग मैक्स फॉर सीनियर, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। और दूसरा है सेविंग मैक्स फॉर हर, हर मीन्स महिलाओं के लिए, फॉर वुमेन्स। ठीक है, किसने किया है? एचडीएफसी बैंक ने किया है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें जो डिटेल है इस पे आते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। देखिए, ये जो वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा, इसमें क्या है? मॉनार्थ डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं हैं। ठीक है, ये घर घर जाकर के बैंकिंग सेवा देने का प्लान है और उच्च सावधि जमा ब्याज दरें हैं। इसमें चूंकि सीनियर सिटीजन है और महिला है तो दोनों को लाभ मिलना चाहिए। तो लाभ के हिसाब से इसमें जो इंटरेस्ट रेट है कंपैरेटिव टू अदर कंज्यूमर ऑफ बैंक, इसमें एफडी का जो ब्याज रेट है वो ज्यादा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट। स्वास्थ्य देखभाल और फार्मेसी से संबंधित भी छूट है। इट मीन्स ये हेल्थ कवर भी करता है। अभी ये नई चीज है, तो हर बैंक में आपका बैंक अकाउंट है तो आपके हेल्थ कवर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बैंक अकाउंट के साथ साथ आपको हेल्थ कवर भी देता है। इसमें इंश्योरेंस का भी बेनिफिट है और इसमें प्रीमियम डेबिट कार्ड भी आपको मिलते हैं। ठीक है, और पार्टनर ब्रांड से विशेष ऑफर हैं। जो जो बैंकिंग पार्टनर हैं एचडीएफसी के, जो जो भी पार्टनर हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के, वो सब जो है अलग अलग ढंग से इसमें ऑफर देंगे उपभोक्ताओं को। ठीक है, आप देखिए, उसके लिए सेविंग मैक्स की विशेषताएं, उसके लिए मतलब सेविंग मैक्स फॉर हर, ये महिलाओं के लिए है।
ये महिलाओं की जीवन शैली और कल्याण के हिसाब से बनाया गया है। इसमें भी हेल्थ और बीमा का कवरेज लिया गया है। ठीक है, कैशबैक और डेबिट कार्ड भी है, मतलब आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हो आपको कैशबैक मिलता है। कैशबैक मतलब एक ऑफर है, मतलब वो प्रमोट करता है कि आप बैंक से जुड़िए और आपके ज्यादा से ज्यादा लेन देन संबंधित बैंक से होने चाहिए। इसमें जो है ऑटोमेटेड स्वाइप सुविधा है। ठीक है, मनी मैक्सिमाइजर है, कभी भी आप अपना पैसा स्वाइप कर सकते हैं और विशेष पार्टनर की छूट मिलती है और इसमें तमाम जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के भी बेनिफिट मिलते हैं। अब आते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक जो है कब स्थापित हुआ? एचडीएफसी बैंक जो है 1994 स्थापित हुआ, 1994 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई और महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन, साउथ इंडियन है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन क्या है? एमडी और सीईओ ऑफ द एचडीएफसी बैंक। भारत में वित्तीय समावेशन के बारे में चर्चा करेंगे। वित्तीय समावेशन में क्या क्या पहले हैं? देखिए, वित्तीय समावेशन में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना की एक, इसमें आपको जो है वो टाइनी अकाउंट खोलने को मिलते हैं और ये जो टाइनी अकाउंट खुलते हैं उसमें ये कोई आपकी बाध्यता नहीं होती कि आपको ट्रांजैक्शन करना ही करना है। जब आपको जरूरत हो तब आप ट्रांजैक्शन करिए। ठीक है, और मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट की भी इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें डिजिटल बैंकिंग मिलता है, मतलब मोबाइल ऐप वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई भी कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी इसी के तहत आती है और जितना भी बीसी मॉडल है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक का हो चाहे किसी भी बैंक का मॉडल हो, वो सब ये सब कवर करते हैं। ठीक है, अब परीक्षा का जो बिंदु है वो है ये कि आपका जो ये खाता दिया गया आपको, ये खाता सेविंग मैक्स फॉर हर, सेविंग मैक्स फॉर हर महिलाओं के लिए है, सेविंग मैक्स फॉर सीनियर्स, तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो अब इसमें जो है एचडीएफसी ने ये दोनों वेरिएंट चालू किए हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत और उनके लिए बचत मैक्स। लक्षित समूह जो है वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं हैं। इसका क्या है क्षेत्र? व्यक्तिगत खुदरा बैंकिंग। ठीक है, इसका जो बैंकिंग नियामक कौन है? तो आरबीआई है। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। चलिए अगला समाचार देखते हैं एकदम करंट का। आरबीआई नए शहरी सहकारी बैंक लाइसेंस के लिए खिड़की फिर से खोलेगा, है ना। तो अब इस पे डिस्कस करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह 2 दशकों से अधिक समय के अंतराल के बाद शहरी सहकारी बैंकों को नए लाइसेंस देने के लिए फिर से खिड़की खोलेगा। फिर से खिड़की खोलना क्यों जरूरी है? आप समझ सकते हैं कि ये 10 साल 20 साल पहले खिड़की खुली थी, तब से कितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोगों की जरूरतें बढ़ गई हैं, उस हिसाब से ये जरूरी है। अब आरबीआई ने एक ऑन टैप लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू करने के लिए भी योजना बनाई है, जिसमें पात्र संस्थाओं को विशिष्ट लाइसेंसिंग विंडो की प्रतीक्षा करने के बजाय पूरे वर्ष लाइसेंस के लिए आवेदन की अनुमति मिल सकेगी। जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होता है, वैसे ही आरबीआई सोच रही है कि एक विंडो खोल देंगे, उस विंडो पे थ्रू आउट द ईयर जो संबंधित एजेंसियां हैं जो लाइसेंस चाहती हैं उनको जो है वो अप्लाई कर सकेंगे और उसका वेरिफिकेशन होगा, वैलिडेशन होगा। उसके बाद अगर वो उस क्राइटेरिया में आती हैं तो उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा। यह निर्णय जनवरी 2026 में जारी शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसिंग पर चर्चा पर हितधारकों की प्रतिक्रिया के बाद लिया गया है और इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए क्षेत्र को मजबूत करना है। ठीक है, ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या है? ऑन टैप लाइसेंसिंग पात्र आवेदकों के लिए नियामक द्वारा घोषित एक विशिष्ट आवेदन विंडो की प्रतीक्षा करने के बजाय किसी भी समय लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति देता है। इट मींस यू कैन अप्लाई 24 आवर। ठीक है, अब इसके फायदे क्या क्या है? फायदों पे चर्चा करेंगे। देखिए इससे फायदा क्या होगा वो चीज हम लोग देखेंगे। पात्र संस्था का निरंतर प्रवेश, जो एलिजिबल इंस्टीट्यूशन होगा उनको जो है कभी भी एंट्रेंस मिल जाएगा और इसकी जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी वो फास्ट है।
ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, मतलब आप समझ सकते हैं किसी भी चीज की स्टेबिलिटी के लिए उसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। तो अगला है व्यापार करने में आसानी, उसमें भी सुधार होगा। शहरी बैंकों के बारे में बात करेंगे। शहरी सरकारी बैंक सहकारी वित्तीय संस्थान है जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सेवा करते हैं। इससे सुविधाएं क्या मिलती हैं? तो राज्य शहरी सहकारी समिति अधिनियमों या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत ये रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं और बैंकिंग कार्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होती हैं। बचत खाते, जमा, ऋण और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इनका इस्तेमाल होगा। छोटे व्यापारियों के लिए और छोटे व्यवसायियों के लिए, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए और जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको फोकस करके ये चलाने की बात की गई है। नए लाइसेंस बंद क्यों किए गए थे, अभी जो चालू करने की जरूरत पड़ गई? तो देखिए आरबीआई ने 2004 में यूसीबी लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया था। इसका मतलब है कि 21 साल बाद, 2 दशक के बाद ये विंडो खुलने जा रही है। इसमें क्या है कि देखिए कई सहकारी बैंकें थी, उनकी कमजोर वित्तीय व्यवस्था थी, जिसके नाते बंद करना पड़ा। उसमें बहुत सारा गबन हो गया क्योंकि तब वो फुली डिजिटलाइजेशन नहीं था। डिजिटलाइजेशन ना होने की वजह से उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स होते थे, उसमें उन लोगों के अपना पराया वाली जो रणनीति रही उसके तहत बैंकों का बड़ा नुकसान हुआ और शासन के भी तमाम मुद्दे रहे। शासन को इनका मतलब जब ये डूबने लगे तो बचाने में शासन का बहुत सारा पैसा गया और खराब पूंजी पर्याप्तता, इनके पास जो पूंजी थी ना, वो पूंजी का सदुपयोग नहीं किया गया। वो पूंजी का मतलब एक ट्रांसपेरेंसी न होने के नाते दुरुपयोग हुआ। इसके नाते ऐसे और भी कारण रहे। बढ़ती गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, एनपीए, जिन लोगों ने इन बैंकों से लिया उन बैंकों को फिर देने की उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि बैंक का जो रिकवरी का सिस्टम था वो बड़ा कमजोर था, है ना। और कमजोर, ये देखिए यहाँ पे दिया गया कमजोर जोखिम प्रबंधन प्रणाली। तो जो उनका जोखिम प्रबंधन प्रणाली थी वो कमजोर थी, जिसकी वजह से नियामकीय सुधारों और गवर्नेंस में सुधार के बाद आरबीआई ने अब लाइसेंसिंग फिर से शुरू करने का फैसला किया है, ठीक है। और जो फैसला शुरू किया है वो आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है और इन लोगों को पहले से ही हाई अलर्ट कर दिया है या इन चीजों को पहले से इंक्लूड कर दिया है। ये चीजें आपके पास निगेटिवली नहीं होनी चाहिए, आपके पास मजबूती होनी चाहिए, आपके पास सरकार से कोई इशू नहीं आना चाहिए, आपका एनपीए कम होना चाहिए और जो पैसा डूबता है उसकी रिकवरी का सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए। अब देखिए आरबीआई का जो चर्चा पत्र है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आरबीआई ने चर्चा पत्र में प्रस्ताव किया है। वित्तीय रूप से मजबूत सहकारी ऋण समितियों को लाइसेंस देंगे फिर से बैंकिंग के लिए, ठीक है। 300 करोड़ की न्यूनतम पूंजी वाले संस्थानों को वरीयता दी जाएगी और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए व्यापक भौगोलिक उपस्थिति, लाइसेंस देने से पहले मजबूत शासन और नियामक अनुपालन तय किया गया है, पहले जैसे फिर से फर्जीवाड़ा न हो पाए। अब ये निर्णय महत्वपूर्ण क्यों है? आरबीआई अगर सहकारी बैंकों को फिर से लाइसेंस देने की बात कर रही है तो क्यों कर रही है? इस कदम से उम्मीद क्या की जा रही है? तो वो उम्मीद है शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच का विस्तार करना। अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, शहर के भी गांव के भी, जहां पे बैंकिंग की पहुंच कम है। मतलब 10-10 किलोमीटर के बीच में अगर एक ब्रांच है तो इसका मतलब है कि बैंकिंग की पहुंच कम है। और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में कंपटीशन पैदा करना है, ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। और सुशासित सहकारी ऋण समितियों को बैंक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, जो पूरी तरह से अनुशासित रही है, जिन लोगों ने बढ़िया काम किया है, ऐसी तमाम गांव में समितियां डेवलप की जाती हैं, जो अच्छा काम करी हैं उनको एक पुरस्कार भी मिलेगा और आम जनता का भी फायदा होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया है। शहरी
सहकारी बैंकों के लचीलेपन और स्टेबिलिटी को मजबूत करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने शहरी और अर्ध सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों के रूप में डेवलप करने के लिए अपनी सहमति जताई है। तो अब इसमें देखेंगे परीक्षा के जो फोकस बिंदु क्या है, ठीक है। तो इसमें परीक्षा के फोकस बिंदु है, इनका नियामक कौन होगा, तो इन सहकारी बैंकों का भी नियामक भारतीय रिजर्व बैंक होगा। ये निर्णय क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया शहरी और सहकारी बैंकों के लाइसेंसिंग को फिर से शुरू करना है, ठीक है। अब इसमें नई प्रणाली क्या है, ऑन टैप लाइसेंसिंग। ऑन टैप लाइसेंसिंग का क्या सेंस है कि जब आपको एक विंडो मिलेगी, आपको कहीं पे लाइन नहीं लगाना होगा और टाइम बाउंडेशन नहीं होगा, आप अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के बाद अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, जैसे कि 300 करोड़ की आपके पास परिसंपत्ति है, आपका अच्छा रिकॉर्ड है, तो उस पर आप विचार किया जाएगा कि आपकी संस्था को लाइसेंस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अच्छा, पिछली लाइसेंसिंग प्रणाली कब रोक दी गई थी, 2004 में। चर्चा पत्र कब आया है, ये जनवरी 2026 में चालू करने का है ना, 21 साल बाद, समझ लीजिए। पसंदीदा आवेदक कौन होगा, जो बड़ी सहकारी ऋण समितियां हैं जिनका मतलब टर्नओवर जो है 300 करोड़ के आसपास का है, उनको जो है वरीयता दी जाएगी। संबंधित कानून क्या है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2020। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 2020 के तहत आरबीआई ने नई सहकारी बैंकों का लाइसेंस देने के लिए सहमति जताई है। जमा बीमा एजेंसी कौन सी है, DICGC है। जमा बीमा सीमा क्या होगा, 5 लाख रुपए का बीमा की सीमा होगी, ठीक है। चलते हैं अगले पे। BEL और ESRI इंडिया ने GIS और GeoSI प्रौद्योगिकियों के साथ रक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी की है, ठीक है। अब BEL क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारत के रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए उन्नत भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS और GeoAI समाधान विकसित करने के लिए एसरी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का जो उद्देश्य है वो भू स्थानिक बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके निर्णय लेने, निगरानी, मिशन योजना और स्थिति जन्य जागरूकता को सुधार करना है, ठीक है। अब इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एसरी इंडिया ने रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वो समझौता ज्ञापन क्या है, हम लोग देखेंगे। वो समझौता ज्ञापन है आपका ठीक है। यह साझेदारी रक्षा और मातृभूमि सुरक्षा के लिए GIS और GeoAI आधारित समाधान विकसित करेगी। प्रौद्योगिकी क्या, वास्तविक समय मानचित्रण, निगरानी, खुफिया विश्लेषण, मिशन योजना और परिसंपत्तियां प्रबंधन का समर्थन करेंगे, ठीक है। अब BEL के बारे में बात करेंगे। BEL क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 1954 में BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई और BEL भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विकसित करता है, जिसमें रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा नेटवर्क शामिल है। अब आता है GIS क्या है। GIS जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली, एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग भौगोलिक या स्थानिक डेटा एकत्र करने, संग्रहित करने, विश्लेषण करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह मानचित्र, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, रक्षा योजना और बुनियादी ढांचों के विकास में मदद करता है। अब GeoAI क्या है, GeoAI जियो स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। GeoAI स्टैंड फॉर जियो स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। भू स्थानिक डेटा जैसे उपग्रह से इमेज लेना, जिसे को उपग्रह इमेजनरी, और रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है जैसे GPS है, GPS रिमोट सेंसिंग से जुड़ा चीजें है ना। यह निर्णय लेने, खतरे का पता लगाने, भविष्य का विश्लेषण और बड़ी मात्रा में स्थान आधारित डेटा का विश्लेषण में मदद करता है, ठीक है।
अच्छा, आगे देखेंगे इसका महत्व क्या है, क्यों क्या की जरूरत है। तो इसका जो महत्व है वो यह है कि यह साझेदारी भू स्थानिक बुद्धिमत्ता के साथ एआई को एकीकृत करके भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ाएगी। यह विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को कम करेगी और परिचालन दक्षता, सीमा निगरानी, आपदा प्रतिक्रिया और रणनीतिक योजना में सुधार करेगा। परीक्षा के लिए इसमें क्या पॉइंट बनते हैं, तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एसरी इंडिया के बीच में जो समझौता ज्ञापन हुआ उस पे हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन जो होता है उसको MOU बोलते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, रक्षा के लिए GIS और GOAI समाधान विकसित करना। BEL की स्थिति क्या है, ये नवरत्न रक्षा PSU है। इसका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें जो प्रयुक्त प्रौद्योगिकी है वो GIS और GOAI दोनों का इस्तेमाल होगा। इसका यूज क्या है, निगरानी में, मानचित्रण में, मिशन योजना में, खुफिया विश्लेषण में और परिसंपत्ति प्रबंधन में इसका इस्तेमाल होगा और ये रक्षा में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है। अब BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1954 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक, जो कि भारत में है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, तो मनोज जैन जी हैं। कौन है, मनोज जैन जी हैं। अच्छा, अब ये आगे की राह क्या है, AI संचालित भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग का विस्तार करना, स्वदेशी रक्षा नवाचार को मजबूत करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। क्या BEL और ये जो इन लोगों के बीच में BEL और एसरी इंडिया के बीच में समझौता हुआ है वो इसीलिए हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब रिवाइज करेंगे ये सारी चीजों को, हम एक बार रिवाइज करते हैं जो भी आपसे डिस्कस हो गया वो सारी चीजें, ठीक है। देखिए रिवाइज करेंगे। RBI ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है, तो 5.25%। नोट डाउन करिए, ठीक है। कौन सा विधेयक भारत की संचित निधि से धन निकालने को अधिकृत करता है, विनियोग विधेयक। डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए हाल में कौन सा विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक 2026। इसके बाद ICAR द्वारा विकसित स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन वो का क्या नाम है, तो MA104 सेल आधारित लाइव सीड अफ्रीका स्वाइन फीवर वैक्सीन। ये किस लिए है, ये सुअर के लिए डेवलप किया गया है, चाहे वो जंगली सुअर हो चाहे घरेलू सुअर हो, दोनों के लिए डेवलप किया गया है। हाल ही में गजनी और लगान के लिए जाने माने किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया, तो प्रदीप सिंह रावत जी का निधन हो गया 71 साल की उम्र में, ठीक है। रोटर क्लैप थर्ड का अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया, राजस्थान में आयोजित किया गया। किस भारतीय शहर हाल ही में स्मार्ट मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मॉस्को सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, तो वो विशाखापत्तनम विजाग, आंध्र प्रदेश की सरकार विशाखापत्तनम शहर के लिए मॉस्को सरकार के लिए स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। किस बैंक ने हाल में ही अपने बचत खाते को वरिष्ठ नागरिकों और बचत मैक्स लॉन्च किया है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो HDFC बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग मैक्स फॉर सीनियर, सेविंग मैक्स फॉर हर, दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं। सेविंग मैक्स फॉर सीनियर है वो सीनियर सिटीजन के लिए, सेविंग मैक्स फॉर हर जो है वो महिलाओं के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए किस लाइसेंसिंग प्रणाली का प्रस्ताव किया है, तो ऑन टैप लाइसेंसिंग प्रणाली। ऑन टैप लाइसेंसिंग प्रणाली है क्या,
ऑन टैप लाइसेंसिंग पढ़ा लिया है, एक सिंगल विंडो सिस्टम टाइप का, आपको बार बार ऑफिस के धक्के लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर क्राइटेरिया में आते हैं तो आप 24 घंटे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उसका रिव्यू होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, उसका वैलिडेशन होगा। अगर उसके बाद आपकी संस्था उस कैटेगरी में आती है तो उसको भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के रूप में फिर से लाइसेंस दे सकती है। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए जीआईएस और जियो एआई समाधान विकसित करने के लिए किन दो संगठनों में एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर हुआ है? तो अभी अभी आपको बताया गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एसरी इंडिया दोनों के बीच में यह समझौता ज्ञापन हुआ है। ठीक है, और बीएल एसरी इंडिया साझेदारी का जो मुख्य उद्देश्य है रक्षा, मातृभूमि सुरक्षा और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए जीआईएस और जियो एआई आधारित समाधान विकसित करने की बात है। जीआईएस का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको ऐसे कह सकते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस प्रणाली। ठीक है, चलते हैं अगले पे। तो चलिए, ये जितनी भी करंट अफेयर की क्लास थी, ये आपकी करंट अफेयर की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके जो कोई सुझाव हो वो भी आमंत्रित हैं सादर। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही एकदम टॉप क्लास का ऐसे ही करंट अफेयर की क्लास लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।